गुड मॉर्निंग क्लास। आपका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जो धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है क्लास 8 का, उसकी रिवीजन। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी वर्कशीट हमने पढ़ी है हम उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, उससे बनने वाले जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, जो कि आपके यूनिट टेस्ट में या फिर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे उनके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमने धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ा था। ये वर्कशीट हम कर चुके हैं, हमें इसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, देखिए हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम उन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। ठीक है, आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे धातु और अधातुओं को। ठीक है, सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहले कठोरता हम पढ़ेंगे। कठोरता मतलब कोई चीज़ कितनी कठोर है। जो धातुएं होती हैं वो अधिकतर कठोर होती हैं। जब आप उन्हें टच करके देखोगे तो वो प्रेस नहीं कर सकते, आप उनको आराम से काट नहीं सकते। ठीक है, अधिकतर धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातु जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो कि बहुत मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब हम उनके तार बना सकते हैं उनको खींच करके। ठीक है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। मतलब धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अगर हम उनको तारों में खींचकर परिवर्तित कर सकते हैं, तन्यता। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा तन्यता। जैसे कॉपर के तार बनते हैं, लोहे के तार बनते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं। आपने इस तरीके से देखे होंगे, ये कॉपर के तार हैं, ये एल्यूमिनियम के तार है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है जिनसे तार बनाए जाते हैं, इनका तार बिजली के तारों की तरह किया जाता है। मतलब बिजली के तार आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है जिनसे बिजली के तार बनाए जाते हैं, तो आंसर क्या होगा? कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम मतलब ऐसे तार होते हैं जिनसे मतलब ऐसी धातुएं होती हैं जिनसे तार बनाए जाते हैं। इससे अगला जो पॉइंट है वो है ठोस अवस्था। मतलब जो धातु आपको पता है कि जो कोई पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं हो सकती हैं मेनली। एक ठोस होती है, एक द्रव होती है, एक गैस होती है। ठीक है, तो अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं। किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, जबकि और सारी धातुएं क्या होती हैं? अधिकतर ठोस अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, तो मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। तो ये एक ऐसी धातु है मरकरी, जो कि एक तो द्रव अवस्था में मिलती है, क्योंकि अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में मिलती हैं। तो मरकरी एक एक्सेप्शन है। मतलब मरकरी एक अलग धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। दूसरी चीज, इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरीके से। ये जो धातु है, ये जो आपको दिख रही है, ये मरकरी है। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयोग होती है, तो आंसर क्या होगा? मरकरी। और जो मरकरी होती है वो कौन सी अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो आंसर होगा मरकरी। जो थर्मामीटर में प्रयोग होती है तो भी आंसर होगा मरकरी। ठीक है, तो ये सारे हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट के अंदर आने वाले हैं। आपके स्कूलों के अंदर यूनिट टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला जो है उसमें आ जाते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जब हम धातु को शीट में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जो खाना पैक करने के लिए अपने स्कूलों में इस तरीके के एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम से बनी होती है। एल्यूमिनियम धातु होती है उससे, जिससे हमने तार देखे थे ना, इस तरीके से जो ये तार होते हैं, एल्यूमिनियम से तार भी बनते हैं, एल्यूमिनियम से शीट भी बनती है। जब तार बनते हैं तो उसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, तन्यता, तैसे तार तैसे तन्यता। और जब उनको शीट में चेंज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो हम शीट बना सकते हैं। ठीक है, हम शीट बना सकते हैं। हम किन की शीट बना सकते हैं? हम धातुओं की शीट बना सकते हैं, अधातुओं की नहीं बनती है। ठीक है, जैसे लोहे के ये है, क्या है, टुकड़ों में टूट गया, चपटा हो गया। ये इस तरीके से आपकी वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अभी हमें आघात वर्धनीयता के बारे में पढ़ना है। देखिए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता
कहलाता है जब हम उनके शीट में चेंज कर देते हैं। जैसे हम धातुओं की, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल की हमने बात करी, उसकी शीट बन जाती है, चांदी की शीट बनती है, जो कि आपने देखा होगा कई बार मिठाइयों के ऊपर चांदी की पतली सी शीट लगा देते हैं, है ना, तो वो होती है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है धातुओं की? आघात वर्धनीयता। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती है और आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है। धातुओं के कुछ उदाहरण जैसे आयरन मतलब लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ठीक है। उस जो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण है, ये अधातुओं के उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन आए, दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो हमने पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हम मतलब जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। ये पोटेशियम है, पूरा यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद एक धातु का नाम जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, हमने पढ़ा मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है, तो आंसर है मरकरी। उसके बाद तन्यता किसे कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जिससे हम धातु को तार मतलब खींचकर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम तन्यता बोलते हैं। दो धातुओं के नाम जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती है, मतलब जिनकी शीट बन सकती है, जैसे कि चांदी की शीट बना लीजिए, लोहे की भी शीट बन जाती है, एल्यूमिनियम की शीट बनती है। ठीक है। एल्यूमिनियम धातु के कोई उपयोग क्या होता है, क्या उपयोग होता है? उसकी शीट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम अगली वर्कशीट पर आ जाते हैं। धातुओं के और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? ये हमने जो अभी पीछे पढ़े हैं ये सारे धातुओं के गुण हैं। जैसे धातुएं कठोर होती हैं, तन्यता होती है, उनमें ठोस अवस्था में रहती है, आघात वर्धनीयता होती है, ये सारी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। ध्वनिक का मतलब होता है जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो एक रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। तो इस धातु की इस प्रॉपर्टी को हम ध्वनिक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों की घंटियां जब आप बजाते हो तो उसमें आवाज आती है, रिंगिंग साउंड आती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम ध्वनिक बोलते हैं। जो धातुएं होती हैं वही ध्वनिक होती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। ठीक है। उसके बाद विद्युत की सुचालक या कुचालक। जो धातुएं होती हैं बेटा वो विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब उनमें से विद्युत का प्रवाह होता है और इसीलिए जो तार होते हैं, बिजली के तार होते हैं, वो धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है। देखिए जैसे इसके लिए एक एक्टिविटी करके बताई गई थी आपकी वर्कशीट के अंदर। इस गुण को एक गतिविधि द्वारा समझेंगे। बैटरी, बल्ब और तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। देखिए बैटरी है, तार है और बल्ब है, इसको मतलब इस तरीके से हमने जोड़ दिया। ए और बी सिरे को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए ए और बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में बल्ब जला है कि नहीं। देखिए हमने ए और बी के बीच में पहले लोहे की कील लगाएंगे। लोहा जो है वो मेटल है, मतलब धातु है, और धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, मतलब उनमें से विद्युत का प्रवाह होता है। अगर विद्युत का प्रवाह होगा तो बल्ब जलेगा, यानी कि बल्ब जला। ठीक है। बल्ब जलेगा क्योंकि लोहा जो है वो क्योंकि जो लोहा है वो धातु है और धातु में से विद्युत का प्रवाह होता है। दूसरा जो कोयला है वो अधातु है तो इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा एल्यूमिनियम तार जो है वो धातु है इसलिए बल्ब जलेगा। तांबे का तार भी धातु है इसलिए बल्ब जलेगा। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती हैं। तो आपको याद रखना है जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है। तो जिन पदार्थों में, देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं एक बारी। ये देखिए जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो जो अधिकतर धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी कि हमें यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन एक अधातु जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, वो एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। मतलब ग्रेफाइट है तो वो अधातु, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। आपने देखा होगा आपकी पेंसिल के आगे जो ब्लैक कलर का हिस्सा होता है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, और उसमें से बिजली का मतलब उसमें से करंट का फ्लो होता है। मतलब अगर एक तरफ आप उसको, मतलब आपने पूरी पेंसिल का ऊपर का सारा जो लकड़ी वाला पार्ट होता है उसको हटा दिया, केवल जो ब्लैक हिस्सा है उसको ले लिया और उसको आपने स्विच मतलब उसके अंदर डाला, मतलब बिजली का जहाँ पर करंट है वहाँ कहीं डाला और दूसरी तरफ से अपने आप पकड़ लिया तो आपको करंट लग जाएगा। तो जो ग्रेफाइट होती है ना वो विद्युत की सुचालक होती है अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी अधातु है तो जो विद्युत की सुचालक होती है, अधातु की बात कर रही हूँ, तो आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं उष्मा चालकता। उष्मा चालकता का मतलब होता है उष्मा की चालकता, मतलब जिसमें से ऐसी चीजें जिसमें से उष्मा प्रवाहित हो, मतलब उष्मा पास हो,
हीट पास हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा की सुचालक। देखिए इस ये वाली वर्कशीट के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, मतलब जैसे आपके घर में आपकी मम्मी हलवा बनाती हैं कई कई बार, तो ऐसे पिंकी की मम्मी बना रही थी। तो अभी एकदम से दरवाजे की घंटी बजी, कोई आया दरवाजे पर, तो उसको खोलने के लिए चली गई, तो वो चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। जब वापस लौटी तो उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उनका हाथ जल गया, क्योंकि जो चम्मच थी वो गर्म हो गई। ठीक है, धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता, वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, जो बर्तन होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए बर्तन का गर्म होना जरूरी है, इसलिए हमें बर्तन उन चीजों के बनाने पड़ेंगे जो कि ऊष्मा की सुचालक हो। सुचालक का मतलब जिसमें से प्रवाह हो, कुचालक का मतलब जिसमें से प्रवाह ना हो। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, उनमें से ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं वो धातुओं के बने होते हैं, क्यों, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं या ऊष्मा की कुचालक होती हैं, या ऊष्मा की सुचालक और कुचालक दोनों होती है, तो आंसर क्या आएगा, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, हम अभी एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस के आने की संभावना किस तरीके से हो सकती है वो बता रही हूँ। देखिए, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्यों, क्योंकि तवे पर आपको रोटी बनानी है, हैंडल से आपको पकड़ना है। ठीक है, तवे का गर्म होना जरूरी है। लोहे का बना होता है क्योंकि लोहा धातु है और धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। तवे को आपको गर्म करना है, इसलिए उसका लोहे से बनना जरूरी है, क्योंकि तभी वो गर्म होगा। और लकड़ी जो है वो अधातु होती है, और लकड़ी अधातु होती है, उसमें ऊष्मा का मतलब ऊष्मा का चालन नहीं होता, उसमें की कुचालक होती है, तो इसलिए लकड़ी गर्म नहीं होती, जिससे हमारे हाथ नहीं जलेंगे। पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों जी की, धातु के कोई तीन उपयोग कैसे होते हैं, जैसे अभी पिछली थोड़ा ही देर पहले हमने पढ़ा था कि धातु के तार बनाए जाते हैं, धातु की शीट्स बनाई जा सकती हैं, धातुओं की ज्वेलरी भी बनाई जाती है जैसे सोने और चांदी की, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत पास हो, जिसमें से ऊष्मा का चालन हो, उसको हम उसमें की मतलब सुचालक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे लोहा है, लोहे में चमक होती है, उसकी हम शीट बना सकते हैं, आघातवर्धनता उसी को बोलते हैं। लोहे के हम तार भी बना सकते हैं, इसलिए तन्यता भी है उसमें। ध्वनिक, लोहा को अगर आप टकराओगे तो आवाज आएगी, इसलिए ध्वनिक भी है। ऊष्मा का सुचालक भी होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये मेटल है ना, और क्या है ये एक धातु है। इस तरीके से आपको बांटा था आपकी वर्कशीट के अंदर। तांबा में भी चमक होगी, उसकी भी हम शीट बना सकते हैं, उसके तार भी बना सकते हैं, उसकी आवाज भी आए, क्योंकि हम ये मेटल है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी ऊष्मा का सुचालक होगा, विद्युत का भी सुचालक होगा, और ये भी क्या है, धातु है। कोयला ना ही चमक होगी, ना ही उसकी हम शीट बना सकते हैं, ना ही जो वो तन्य होते हैं, ना ही उसमें से आवाज आएगी, ना ही वो ऊष्मा का सुचालक होगा, ना ही विद्युत का सुचालक होगा, और वो क्या होगा, अधातु होगा। इसी तरीके से मतलब हम ये हमें करने थे। एल्यूमिनियम भी धातु होती है, और जो कार्बन है वो क्या है, अधातु होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये मेटल के यूज है। मेटल देखिए जैसे गोल्ड जिसको हम सोना बोलते हैं, सोने से क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है, मतलब आभूषण बनते हैं। ऐसे ही सिल्वर यानी कि चांदी से भी आभूषण बनते हैं। तो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है जिनसे आभूषण बनते हैं, तो आंसर क्या होगा, सोना और चांदी, या गोल्ड और सोना, या फिर सिल्वर और चांदी। मरकरी जो होता है वो थर्मामीटर में होता है, ये हमने पढ़ लिया। कॉपर से क्या बनाए जाते हैं, कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, मतलब कॉपर के तार बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम के ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, मतलब सजाने की सजावट के सामान भी बनाए जाते हैं, और तार भी बनते हैं। आयरन से आयरन की जैसे कीलें होती हैं, आयरन के तार बनते हैं, आयरन की शीट्स बनती हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद हमें धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने हैं, मतलब धातुएं किस तरीके से अभिक्रिया करती हैं। अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। कोई भी धातु या अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में जलाते हैं तो सफेद रंग की राख बनती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो लोहे की वस्तु, अब आपने देखा होगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आपने देखा होगा कि अगर हम लोहे की वस्तु को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या होता है, लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर का, भूरे रंग का एक पाउडर सा जम जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। ठीक है, तो लोहे की वस्तु को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे का जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन जो है, आयरन को हम Fe बोलते हैं, ऑक्सीजन O2
के साथ अभिक्रिया करेगा साथ में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जल भी होता है, तो क्या बनेगा, आयरन का ऑक्साइड। ऐसे ही जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो हमें बेसिक क्या बात याद रखनी है कि जब भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। अब बात ये आती है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, मतलब वो अम्ल की तरह काम करते हैं या क्षार की तरह काम करते हैं। तो बेटा जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो अक्षारीय होते हैं, ठीक है, धातु के ऑक्साइड अक्षारीय होते हैं, अक्षार की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो लाल लिटमस पेपर होता है ना, जब हम उस ऑक्साइड को लिटमस पेपर पर डालते हैं तो जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए लाल लिटमस पेपर, ये देखिए अगर हम इसको, मैं थोड़ा सा आपको इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ें हम, जो इसमें दे रखा है, हमें चाहिए लोहे की जंग, यानी कि जो जंग लगे जो पाउडर होता है वो, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर लाल और नीला, सूचक और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। रस्ट जंग को, जो जंग होता है उसको एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोल दिया। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता है, आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं। कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों ही धातुओं का, मतलब दोनों ही धातुएं हैं। तो मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि जो लाल लिटमस होता है वो नीला हो जाता है, ठीक है, और हल्दी के सूचक भी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो जब हल्दी जो है वो लाल रंग की हो जाती है किसी चीज को डालने से, और जो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, तो वो चीज क्या होती है, अक्षारीय, मतलब वो अक्षार की तरह काम करती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो यानी कि हमें क्या याद रखना है इस वाली शीट से हमें ये याद रखना है कि जो धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अक्षारीय होते हैं। अब आगे आ जाइए। तो हमें क्या याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड अक्षारीय होते हैं। उसके बाद बेटा हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे इस मतलब धातुओं की। तो धातुएं जो होती हैं वो जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है, मतलब धातु के ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब देखिए सोडियम धातु जो होती है बहुत अभिक्रियाशील होती है। सोडियम जो होती है वो बहुत अभिक्रियाशील होती है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे, सोडियम। क्योंकि जो सोडियम है अगर उसको आप खुला रख देंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही खुला रख के, तो वो जल से अभिक्रिया कर लेती है, वो एयर से अभिक्रिया करती है और आग लग जाती है। तो इसीलिए ताकि जल और जो एयर है या जो हवा है उसको ना मिल पाए, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम, ठीक है। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं, मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। सोना जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ना ही जल से करता है ना ही एयर से करता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि जल या हवा से अभिक्रिया नहीं करती, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, तो आंसर क्या होगा, लोहा, सोना, है ना। जो सोना होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। और कौन सी धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, सोडियम को। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। आगे आ जाते हैं अब हम, देखिए उसके बाद हम मतलब हमने अम्ल और अक्षार हमने पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको कुछ एसिड्स हैं, कुछ अम्ल है जो याद रखने हैं कौन सा किस में होता है। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना है। अगर पेपर में आएगा कि दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, तो आप किस पर निशान लगाएंगे, लैक्टिक अम्ल पर, ठीक है। उसके बाद जो सिरका होता है जो आप अपनी किचन के अंदर यूज करते हैं अचार वगैरह डालने में, ठीक है, तो उसके अंदर होता है बेटा एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद जो आंवला होता है उसके अंदर होता है एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी मिलता है इसके अंदर। जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। कुछ अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो साबुन बनाने में यूज होता है वो कौन सा अक्षार होता है, उसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के प्रयोग में किया जाता है। मतलब एंटासिड जो कि एसिड की जो रिएक्शन है उसको कम कर दे, उसको हम एंटासिड बोलते हैं। तो इनका प्रयोग जो है वो एंटासिड के उसमें किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, आंवले में कौन सा होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। तो इस तरीके से आपको ये अम्ल याद रखने हैं, ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा। देखिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया धातुएं किस प्रकार करती हैं। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पहली बात, जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी चीज, जो हाइड्रोजन गैस है वो पोप की ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो पोप ध्वनि से जलती है। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी धातु है, मतलब अचानक से किसी गैस को जलाने पर पोप ध्वनि निकलती है, तो कौन सी गैस उपस्थित होती है वहां पर। अगर पोप ध्वनि उत्पन्न होती है तो आपको याद रखना है ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। पेपर में क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, और आपको पता है जो हमारे अचार होते हैं, जैसे अचार अधिकतर होते हैं वो खट्टे होते हैं थोड़े, है ना। तो मतलब जो अचार खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का अचार है ना। नींबू का अचार अगर खट्टा है यानी कि उसमें अम्ल है, तो इसलिए अम्ल जो नींबू का अचार है उसे एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु है, तो धातु जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगी और ये क्या होगा, खाने लायक नहीं रहेगा, मतलब ये खराब हो जाएगा। इसलिए जो नींबू का अचार है उसे एल्यूमिनियम के बर्तन में आप नहीं रखेंगे। कौन सी गैस है जो कि पोप ध्वनि के साथ जलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद अधातुओं के अगर रासायनिक गुण पढ़ते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब हमने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अक्षारीय होते हैं। अब हमें पढ़ने हैं जो अधातु के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है कोई अधातु, तो अधातु का ऑक्साइड बनेगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, लेकिन ये सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय, क्योंकि ये अधातु के ऑक्साइड है। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय। जैसे सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बोनिक अम्ल। तो ये सारे जो हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारे ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अधातुओं के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, अक्षारीय या अम्लीय, तो आंसर क्या होगा, अम्लीय। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जल से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, तो ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। ठीक है, जैसे फोस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, अगर वायु में खुला रखेंगे तो आग पकड़ लेता है। जो फोस्फोरस है एक अधातु है, ये अगर आप हवा में से ऐसे ही खुला रख देंगे तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। आपको याद होगा हमने धातुओं के अंदर ऐसी धातु सोडियम पड़ी थी, अगर हम इसे खुला रख देंगे, पानी में रख देंगे या हवा में रख देंगे तो वो आग पकड़ लेगा, इसलिए हम उसको मिट्टी के तेल में रखते थे। किसको रखते थे, सोडियम को रखते थे, वो थी धातु। अब अगर हम अधातु की बात करें तो ऐसी अधातु कौन सी है, फोस्फोरस की। अगर आप इसको ऐसे वायु में खुला रख देंगे तो आग पकड़ लेगा, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, जल में, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, हमें याद रखना है। फोस्फोरस एक ऐसी अधातु है जो कि वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया, सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, अक्षारों से भी अभिक्रिया खासकर नहीं कर पाती है। ठीक है, तो फोस्फोरस धातु को पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो हवा से रिएक्शन कर लेती है। 4 अधातुओं के नाम कोई भी लिख लीजिए, जैसे फोस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी अधातुएं हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अभी हमने पढ़ लिया, ये क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और अधातु अम्ल से तीव्र अभिक्रिया से अभिक्रिया करती है, नहीं करती। अक्षार की अभिक्रिया जटिल होती है, ऐसी चीज सही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, उसके बाद हम उपयोग पढ़ते हैं। देखिए, धातुएं चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना और चांदी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन है कि कौन सी धातु से आभूषण बनाए जाते हैं, तो हमें सबको पता है सोना और चांदी। आप सभी आभूषण पहनते हैं, कोई ना कोई ज्वेलरी आप पहनते हैं। धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है, धातुओं से ही बने होते हैं ये सारे। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का उपयोग घरों की छत बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम की शीट बनाई जाती है, लोहे की शीट बनाई जाती है, और घरों में जब आपके घर बनते हैं तो उस टाइम इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरण बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तार किस किस के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर के, ये चीज़ याद रखिएगा। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए जो बर्तन है, खाना बनाने वाले बर्तन, इन्हीं से बनाए जाते हैं, जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, मरकरी। इस चीज़ को याद रखिएगा। और मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। उसके बाद कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कि सभी जीवों में और अनेक उत्पादों में उपस्थित होती है, और इसका उपयोग पेंसिल, कोयला और बैटरी आदि में किया जाता है।
फोस्फोरस, फोस्फोरस माचिस पटाखे बनाने में, विस्फोटक बनाने में यूज़ होती है, और हमने पढ़ा था कि जो फोस्फोरस है वो हवा में आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये एक ऐसी अधातु है। सल्फर जो है, सल्फर का प्रयोग दवा, बारूद और एसिड बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में प्रयोग किया जाती है और औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है, दवाइयाँ बनाने में यूज़ की जाती है। ये सारी हम अधातुएं पढ़ रहे हैं बेटा। ऑक्सीजन, यस इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है हमें पता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, साथ में जलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाना है आपको तो कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। पेपर में क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि आग को जलाने के लिए यूजफुल है या आग को जलाने के लिए ज़रूरी है, तो कौन आंसर आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है। क्लोरीन, जल शोधन के, जो जल होता है आपका, मतलब वाटर प्यूरिफायर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को साफ करने के लिए जो गैस प्रयोग होती है वो कौन सी होती है? क्लोरीन। ये सारी अधातुएं ही होती हैं। ठीक है। पटाखे किसके बनाए जाते हैं? फोस्फोरस के। माचिस के आगे जो लगा होता है वो क्या होता है? फोस्फोरस होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए, तो ये सारे हमने पढ़ लिए जो कि हमारे वर्कशीट के अंदर थे। मैंने ये रिवीजन कराया है एक एमसीक्यू की फॉर्म में, मतलब एमसीक्यू के लिए मैंने ये रिवीजन कराया है। हालांकि ये वर्कशीट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यूनिट टेस्ट के लिए जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके स्कूल के अंदर होंगे, यूनिट टेस्ट, उसमें आपको इसका यूज़ शायद आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है। तो ये पूरी वर्कशीट अगर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो इस चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।